हाँ जी, बताइए सब क्या पढ़ोगे आज? बोलो बच्चों, क्या पढ़ने की इच्छा है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। सब बोलते नहीं हो कोई भी। बोलो क्या पढ़ा तुम आज? चल छोड़ो, कल क्या पढ़ाया था? सर रिजिड बॉडी सर पढ़ाई थी। रिजिड बॉडीज। बहुत अच्छे, क्या बात है, एक साथ बोले सब के सब। कल मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था बच्चों कि ये जो रिजिड बॉडी होती है, ये हम इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमको रोटेशनल मोशन पढ़ना है। ये बात भी आपको मैं बता चुका था कल, यदि आपको याद होगा, कि जो रोटेशनल मोशन होता है वो स्पेशली स्पेशली वो सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैस में नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, यदि आपको याद हो। तो मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि टैंकर जो ऑयल टैंक जो ड्राइवर्स होते हैं, उनकी सैलरी या उनका दायित्व जो है बाकी ट्रक वालों से ज्यादा होता है। क्या मुझे कोई आज बताएगा उसका आंसर क्या है? सर क्योंकि वो गैस वगैरह जो होती है सर, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। तो क्या हुआ? तो सर हादसा हो सकता है सर बहुत बड़ा। नहीं नहीं, ये बात ही नहीं है। चलो, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि मान लो कि एक टैंकर में पानी लिया लो भर के थे, आप बोलो। सर क्योंकि वो पानी ड्राइवर ज्यादा एक्सपर्ट होता है। क्यों होते हैं वही तो पूछ रहा हूँ। आखिर उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है? सर क्योंकि अगर कोई सामान भर के ले जा रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती जितना लिक्विड में आती है। क्यों आती है? सर हाँ, सर क्योंकि लिक्विड टैंकर में हिलता रहता है, तो सर हर एक टर्न पे सर लिक्विड एक तरफ चला जाता है, तो सर उसको बैलेंस करना और पूरा उसका कंट्रोल करना सर गाड़ी को वो टफ रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ऐसा? सर लिक्विड रिजिड नहीं है सर, इसलिए सर रिजिड तो सर वो एक जगह रहेगा तो सर ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन जब गैस या सर लिक्विड सर गैस या लिक्विड रहता है तो सर वो फोर्स ज्यादा लगाता है सर, अगर हमने टन वगैरह लिया तो। हाँ, फिर वही तो आंसर वही छुपा है, और थोड़ा सा देखो आप। आंसर उसी में छुपा हुआ है, सोचो। सर हाँ, क्योंकि लिक्विड और सर गैसेस होते हैं सर, उनका सेंटर ऑफ मास स्टेबल नहीं होता, वेरिएबल होता है। तो सर उनको हाँ। कंट्रोल मतलब बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। हम्म। फिर से बोलो बेटा, हाँ मुझे कुछ कुछ सही लग रहा है। सर लिक्विड और सर गैस का सेंटर ऑफ मास वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, तो सर उनको मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो मतलब सर उनका मतलब हिलते डुलते रहते हैं। ओके, चलिए। और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? अब ये मुझे पहले ये बताओ कि यार ये जो
मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ना? यस सर। यस सर। लेकिन मेरी पूरे स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा हूँ मैं, तो कैसे आऊंगा? क्यों भाई? सर लेआउट चेंज कर लीजिए। लेआउट तो चेंज कर रहे हैं, कैसे करना है? सर प्रेजेंट नाउ के साइड में वो जो 3 डॉट्स टाइप में है ना, वहां से। अरे मैंने कर लिया, मैं भी सीख गया, बड़ा हो गया हूं मैं। गुड, हो गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये जो भी आंसर दिया था शायद धनंजय था मेरे ख्याल से। सर हर्षित था। कौन? सर हर्षित। हर्षित, ओके, हम दोनों की आवाज एक साथ हुई। ओके, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ दिक्कत आती है सेंटर ऑफ मास की। मान लो टैंकर में आपने पानी भरा हुआ है या कोई ऑयल भरा हुआ है, गैस भी जो होती है वो भी बेटा लिक्विड फॉर्म में ही होती है, ठीक। तो जब क्या होता है कि मान लो टैंकर चल रहा है और एकदम आपने क्या किया, ब्रेक मार दिया, तो क्या होगा, लिक्विड आगे की तरफ आता है। जब वो आगे तरफ आएगा तो क्या होता है, उनका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया। तो होता ये है कि बार बार गाड़ी में ब्रेक लगाने पर या स्पीड देने पर लिक्विड हिलता है, उसके हिलने से सेंटर ऑफ मास लगातार बदलता रहता है, और ऐसी स्थिति में उस टैंकर के पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहां पर एक्सपर्टीज इस बात पर होती है कि आप ट्रक को इतना स्मूथ चलाएं, गाड़ी को इतना स्मूथ चलाएं कि वो उसके सेंटर ऑफ मास में ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपने कभी भी किसी भी टैंकर वाले को बहुत तेज भागते हुए नहीं देखा होगा, वो बड़े धीमे और बहुत ही कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। और ये भी ध्यान रखना, यदि कभी देखें आपके कोई टैंकर वाला बहुत बेतहाशा गाड़ी को रफली भगा रहा है तो समझ लेना कि वो टैंकर खाली है। क्योंकि क्या होता है कि टैंकर में क्या होता है कि एक तरफ से भर के जाता है, एक तरफ से खाली लोड के आता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझिए बात को, कि लिक्विड और गैस का सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं होता, इसलिए उसमें उसको मोशन में रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडी। कल ही हम बात कर चुके हैं कि रिजिड बॉडी एक्चुअली में कोई होती नहीं है, फिर भी हम सॉलिड्स को ही रिजिड बॉडी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं कल ही। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस चीज को घूमने पर जिसके शेप में अंतर ना आता हो उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। लिक्विड और गैस को यदि आप घुमाओगे तो आप जानते हैं उसका शेप बदल जाएगा। कल हमने ये बात नेहा से की थी और नेहा ने इसका आंसर भी दिया था कि जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं पानी को तो बीच में गड्ढा हो जाता है, तो बीच में हो जाता है, ठीक है। बस यही था आपका सेंटर ऑफ मास, इसलिए हमको वहां पर सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी थी। आज हमको रोटेशनल मोशन की जरूरत पड़ रही है। आज हम ये कोशिश करेंगे बच्चों, रोटेशनल मोशन जानते हो इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, बल्कि वो उसी जगह पर घूमता है ना। जैसे कि आपके घर में जो फैन चल रहा होगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। आज हम लोग, जैसे आपने बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था बच्चों, वैसे ही आज आप लोगों को इसे भी पढ़ना है, राइट। इसमें भी आपको 3 इक्वेशन पढ़नी है। ये 3 इक्वेशन किसके लिए हैं, ये 3 इक्वेशन है आपके रोटेशनल मोशन के लिए। तो हेडिंग डालिए आज का, रोटेशनल काइनेटिक इक्वेशंस, रोटेशनल काइनेटिक इक्वेशन।
बस ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पर वेलोसिटी थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। वहां पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वहां पर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मीन्स वी कैन राइट angular displacement, angular velocity and angular acceleration instead of displacement, velocity and acceleration। ठीक है, यही रहेगा। तो लिखिएगा when a body is rotating with constant angular acceleration alpha, सर फिर से रिपीट कर दीजिए। when a body is rotating with constant angular acceleration alpha, with angular velocity omega, then we have three kinetic equations. We have three kinetic equations. बच्चों और समझ लीजिएगा इसको। आपको बेटा ध्यान देना है, कैसे समझ लो। जो v था अब वो क्या हो गया है, ओमेगा। जो s था वो क्या हो गया है, थीटा हो जाएगा। और जो a था वो क्या हो जाएगा, अल्फा। ये ध्यान रखना, समझ आएगा आपको। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखिए। तो लिखिए फर्स्ट इक्वेशन। Let us consider a rigid body rotating about a fixed axis let us consider a rigid body rotating about a fixed axis with constant angular acceleration alpha, with constant angular acceleration alpha. Line change. Let omega naught. Let omega naught be the initial angular velocity. Let omega naught be the initial angular velocity and omega be the final angular velocity, of the body after a time t. As अल्फा कितना होता है, b ओमेगा अपॉन dt होगा। Rate of change of angular velocity with time is equal to angular acceleration. So d omega is equal to omega
अल्फा डी टी। ठीक, अब when t is equal to 0, जब टाइम 0 होगा, then ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट, and when t is equal to t, ओमेगा is equal to ओमेगा। जब टाइम 0 है तो ये जाएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल यही फंक्शन। देखिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, within proper limits, we have d omega is equal to अल्फा जी टी। ध्यान देना जब टाइम 0 है तो ये ओमेगा हो जाएगा, जब ये टाइम t है तो ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है इसका इंटीग्रल, कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, आपको पता ही है ओमेगा है डी ओमेगा का, और लिमिट कहां से कहां तक है, ओमेगा नॉट से ओमेगा। अच्छा, इसमें से अल्फा क्या है, कांस्टेंट हम पहले कह चुके हैं, अल्फा बाहर निकाल dt का रेट आ जाएगा t, और लिमिट कितनी है 0 से t। क्या करेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, एंड फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? ये तो एक खत्म हो गया। यदि आप इसको तुलना करें तो साफ दिखाई देगा आपको, ये टी की जगह पर टी, एक की जगह पर अल्फा, यू की जगह पर ओमेगा नॉट, बी की जगह पर ओमेगा, वही आ गया, सब कुछ वही का वही चल रहा है। हो गया बच्चों, हो गया? यस सर। चलिए अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, let theta be the angle, let theta be the angle traced by the body in time small t। Let theta be the angle traced by the body in time in t। मतलब ये क्या चल रहा है बेटा कि जो t टाइम पर जिसको जो बॉडी है वो थीटा एंगल से घूम गई। then we know that ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, d थीटा अपॉन dt होगा, और d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt।
अच्छा, यहाँ पर भी हमको कोई लिमिट निकालनी है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो डी थीटा है वो टाइम्स के साथ में बदल रहा है। तो देखिए व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज ऑल्सो 0, और जब t हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन अंडर प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन अंडर प्रॉपर लिमिट क्या दीजिएगा, जी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt, टाइम 0 से t है, टाइम तो 0 से थीटा है। लिखिए बट ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अभी हमने इसकी निकाला नॉट पढ़ी है ना, क्या निकाला है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा प्लस अल्फा टी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओमेगा हियर, सो डी थीटा 0 से थीटा जाएगा लिमिट, और ये 0 से t ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी, राइट। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, 0 टू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इसके दो पार्ट कर दीजिएगा, 0 टू टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस 0 टू टी अल्फा टी डी टी। ओके, अब करते हैं इसका इंटीग्रल, कितना आएगा इसका इंटीग्रल, थीटा लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से थीटा। इसमें आप तब देख सकते हो ये क्या है, ओमेगा नॉट, इट्स अ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड यू नो वेरी वेल इनिशियल एनीथिंग इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। तो ओमेगा नॉट बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, dt, dt के कितना जाएगा, t, और लिमिट क्या होगी, 0 टू t प्लस, इसमें देखो अल्फा अकेला कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, t क्या आएगा इंटीग्रल में, कितना आएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या होगी 0 टू t। अब लगाइए वैल्यू, थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t माइनस 0 प्लस अल्फा 2 को बाहर निकाल दो, अल्फा t बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचने वाला है, t स्क्वायर माइनस 0। ठीक है बच्चों, देखिएगा थीटा माइनस 0 तो कितना रहेगा, थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये देखिए ये आपकी दूसरी यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया बच्चों,
यस सर। ओके बेटा फिर देखो इसको, यदि आप इसको तुरंत करोगे तो क्या लिखा हुआ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो s थीटा u ओमेगा नॉट a अल्फा pt है, वही आ गया। अब देखिए लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, वी नो दैट, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू होता है बी ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, इसमें हम कैसे कर रहे हैं, डी थीटा अपॉन बी थीटा कर सकते हैं बच्चों इसको, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू करते हैं डी ओमेगा अपॉन बी थीटा इनटू डी थीटा अपॉन dt। इसको मैंने एक्शन कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है, काजल, ये क्या लिखा हुआ है? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? सर डी थीटा अपॉन डी टाइम। वो तो इसमें लिखा है, इसका मतलब पूछ रहा हूँ मोहित। एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। अल्फा इज इक्वल टू बी ओमेगा अपॉन डी थीटा इनटू ओमेगा, राइट? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा बी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बी थीटा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बस मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ओमेगा की वैल्यू डी थीटा पर डिपेंड कर रही है। तो लिखना when थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब जब एंगल फ्लूइड 0 है तो उस वक्त जो स्पीड होगी उसे क्या बोलोगे आप, एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे। वो भी जब थीटा 0 है तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट। जब एंगल 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ठीक, और चाहो तो उसके से हम ब्रैकेट में लिखना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, आगे लिखो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फिर लिखिए when थीटा इज इक्वल टू थीटा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ बीच में लिख देना फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देखिए नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट अंडर प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट अंडर प्रॉपर लिमिट, तो क्या करोगे, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिमिट कहां से कहां कर ले, 0 से थीटा। तो जब 0 है तो ये बेटा कितना है, ओमेगा नॉट थीटा पर ये इसका इंटीग्रल कितना आएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर अपॉन
2 और लिमिट कहां से कहां तक है, ओमेगा नॉट से ओमेगा। अल्फा इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इसका कितना हुआ इंटीग्रल थीटा, लिमिट कितनी है 0 से थीटा, राइट। ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है बच्चों, यहां पर 1/2 को हम कॉमन निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अल्फा बाहर है और थीटा माइनस 0, कितना जाएगा अल्फा थीटा माइनस 0। ओके, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा एंड फाइनली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। बच्चों यदि आप इसे भी देखोगे तो आप वही पाओगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as s थीटा a अल्फा ओमेगा ओमेगा नॉट जे सॉरी ये u ओमेगा नॉट और v ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आप एक आपको पता है तो दूसरी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये ध्यान रखते हुए जो हमने पहले पढ़ी थी दे आर फॉर लीनियर मोशन, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हैं फॉर रोटेशनल मोशन। हाँ बच्चों हो गया सर। बोलो सर एक हेडिंग क्या थी सर? किसका? सर अभी मतलब इसका थर्ड इक्वेशन के बाद। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर भाई वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस ये है रोटेशनल मोशन के लिए। पहले हमने पढ़ी थी वो सिंपल मोशन के लिए थी वो। यस सर, है ना। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन या सिंपल मोशन। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से, अब इसमें एक सिमिलरिटी है बच्चों, उसको याद कर लेना तो बहुत अभी आगे काम आने वाला है अपने। जो अभी हमने जो पढ़ा था वो सब पढ़ा था लीनियर मोशन के लिए, अब वही सब कुछ हमको पढ़ना है रोटेशनल मोशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट किससे होगा बेटा, रिप्लेस होगा मोहित? सर क्या? डिस्प्लेसमेंट को किससे करेंगे हम लोग रिप्लेस? एंगुलर वेरी डिस्प्लेसमेंट। गुड। वेलोसिटी को? एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। एक्सेलरेशन को? एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये तीन चीजें हुई। अब वहां पर फोर्स था बेटा, फोर्स वहां पर क्या था? फोर्स। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा, उसको बोलेंगे टॉर्क। वहां फोर्स था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टॉर्क। ठीक। ऐसे ही वहां पर एक और वर्ड था मास के लिए, वो था मास। एफ क्या था? एम इंटू ए था। फोर्स क्या था वहां पर? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो रोल
लीनियर मोशन में फोर्स का होता है वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो यदि कोई बॉडी मोशन में है, इसका मतलब ये है उस पर फोर्स लग रहा है, नंबर 1। ऐसे ही यदि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस पर टॉर्क लग रहा है। यानी कि कोई भी बॉडी बिना टॉर्क के नहीं घूम सकती। ओके, तो जो रोल सिंपल मोशन में फोर्स का होता है वही रोल यहां पर आप देखेंगे टॉर्क का। ऐसे ही वहां पर एक वर्ड आता है मास, यहां पर एक नया वर्ड आएगा मास का। बेटा मतलब क्या था वहां पर, पता है आपको? मास किस चीज का वो था, इंडिकेशन था? इनर्शिया का। मास क्या था बेटा? इनर्शिया। हम क्या बोलते थे, जिसका मास ज्यादा वो होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे वहां पर मास था बॉडी में, यहां पर हम उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। मास भी इनर्शिया ही होता है, लेकिन यहां उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि लीनियर मोशन के मास को हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर देंगे, फोर्स को टॉर्क से कर देंगे, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से कर देंगे, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कर देंगे। तो 3 तो हमने पढ़ ली है अभी तक। कौन कौन से कर लिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोगों की कब से शुरू हो रहा है बेटा? परसों से हो रहा है ना, 20 तारीख से? क्यों बच्चों? सर 23 से है हमारा। अरे वाह, कितनी जल्दी बोली। वैसे पूछता हूँ ना तो किसी की आवाज भी नहीं आती है। 23 से है हमारा, याद है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता था, मैं जानबूझ के पूछा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने काफी है। सैटरडे को हमारी जो क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और इसके बाद मंडे से हम लोग अपना नया शुरू करेंगे। क्या? कंपटीशन, कौन जीता कौन हारा। सभी अपनी तैयारी पूरी